तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑप एम्प के CMRR के बारे में। अगर आपने कभी भी ऑप एम्प का डेटा शीट देखा है तो फिर आपको पता होगा कि उसमें एक क्वांटिटी का वैल्यू प्रोवाइडेड होता है जो है CMRR, जिसका मीनिंग है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो ये CMRR क्या है, चलिए आज हम समझेंगे। तो एक ऑप एम्प के लिए ये है ऑप एम्प का सर्किट सिंबल, और इसमें जो है ये है इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, ये है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, और ये है आउटपुट, ये +V -V। अभी जो है आप एक ऑप एम्प में दो टाइप से इनपुट्स को दे सकते हैं। एक मेथड है कि आप दोनों जो पोर्ट्स में डिफरेंट वोल्टेजेस अप्लाई करें, जैसे हमने ऐसे इधर नॉन इन्वर्टिंग में V1 एंड इन्वर्टिंग में V2 वोल्टेज अप्लाई किया है। तो अगर आप ऐसे वोल्टेज को अप्लाई करते हैं किसी भी ऑप एम्प में तो फिर उसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप एम्प। और एक तरीके से अब जो है ऑप एम्प में वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं वो है कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन। और कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, एक ऑप एम्प में आप जो है दोनों पोर्ट्स को एक सेम वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर ऐसे आप ऑप एम्प में इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर उसको हम बोलते हैं कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप एम्प। अभी क्या है, अगर आप डिफरेंशियल मोड को सोचें तो डिफरेंशियल मोड में सपोज़ ये हमारा एक आइडियल ऑप एम्प है, और आइडियल ऑप एम्प के लिए क्या होता है कि ये जो आइडियल ऑप एम्प जो है बैलेंस्ड होता है। और आइडियल ऑप एम्प में जब आप इस टर्मिनल में V1 और इस टर्मिनल में V2 वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो फिर क्योंकि ये एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, ये आउटपुट में आपको एक वोल्टेज एम्पलीफाई करके देगा जो होगा AD टाइम्स V1 - V2, मतलब इन दोनों वोल्टेजेस का डिफरेंस। अभी AD क्या है, ये AD मैंने लिया है क्योंकि एक आइडियल ऑप एम्प का जो है दोनों पोर्ट्स के लिए जो है वोल्टेज गेन सेम होता है। फाइन, तो हमने इसको ऐसे लिखा AD टाइम्स VD। AD जो है इस आइडियल ऑप एम्प का ओपन लूप गेन है फॉर एन आइडियल ऑप एम्प, मैंने इधर लिखा है। अभी चलिए हम सोचते हैं कि हमारे पास एक ऑप एम्प है जो कि एक प्रैक्टिकल ऑप एम्प है, मतलब आइडियल नहीं है, वो परफेक्टली बैलेंस्ड नहीं है, उसमें और भी कुछ प्रॉब्लम्स है, सर्किट में मिसमैच है वगैरह वगैरह। तो वैसे ऑप एम्प्स के लिए क्या होता है कि इन दोनों पोर्ट्स के, मतलब नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग पोर्ट्स के लिए अलग अलग वोल्टेज गेन्स होते हैं। मतलब अगर आप नॉन इन्वर्टिंग में एक वोल्टेज दोगे तो फिर आउटपुट में आपको कुछ और, सपोज़ कि आपने क्या किया, आपने नॉन इन्वर्टिंग में V1 वोल्टेज दिया तो फिर आउटपुट में आपको एक वोल्टेज, और आपने V2 को ग्राउंड कर दिया। आपने नॉन इन्वर्टिंग में V1 वोल्टेज दिया और V2 को ग्राउंड कर दिया, तो फिर आपको आउटपुट में सपोज वैल्यू मिलेगा A1 V1। और अगर आप देखें कि आपने V1 को ग्राउंड कर दिया और V2 को कनेक्ट कर दिया तो फिर क्या होगा, तो फिर आप देखेंगे आउटपुट में जो आउटपुट वैल्यू मिल रहा है वो होगा A2 V2। तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों टर्मिनल्स के जो है वोल्टेज गेन्स डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम दोनों ही पोर्ट्स में अगर हम वोल्टेज अप्लाई कर देंगे एक ही टाइम में डिफरेंशियल कॉन्फ़िगरेशन में फॉर एन प्रैक्टिकल ऑप एम्प, मतलब जो है हम नॉन इन्वर्टिंग में V1 एंड इन्वर्टिंग में V2 वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तब क्या होगा, हमारा आउटपुट क्या होगा, V0 इक्वल्स टू A1 V1 प्लस A2 V2। A1 है नॉन इन्वर्टिंग जो पोर्ट के लिए जो है वोल्टेज गेन, एंड A2 है इन्वर्टिंग पोर्ट के लिए वोल्टेज गेन। फाइन, तो फिर हमें कुछ ऐसा मिल गया। अभी चलिए हम कुछ क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हैं। लेट अस डिफाइन टू क्वांटिटीज़। सपोज हम बोल रहे हैं कि ये जो VD है, मतलब हम बोल रहे हैं डिफरेंशियल वोल्टेज, डिफरेंशियल वोल्टेज को हम बोल रहे हैं V1 - V2, मतलब इन दोनों पोर्ट्स के वोल्टेज का जो डिफरेंस है उसको हम बोल रहे हैं डिफरेंशियल वोल्टेज। और इन दोनों पोर्ट्स के जो वोल्टेज का जो अगर हम एवरेज निकालेंगे तो हम बोल रहे हैं कि वो है हमारा कॉमन मोड वोल्टेज VC। तो हमने ऐसे दो क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर दिया। और अभी हम ये जो VD एंड VC ये हमने V1 एंड V2 के टर्म्स में लिखे हैं, और इधर से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग V1 एंड V2 का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल अलजेब्रा है, आप खुद ही कर पाएंगे। तो अगर हम V1 एंड V2 का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो फिर हमें मिलता है VC प्लस हाफ ऑफ VD, एंड V2 का टू मिलता है VC माइनस हाफ ऑफ VD। अभी आप इन दोनों वैल्यूज़ को, V1 एंड V2 के वैल्यूज़ को, ये V0 की इक्वेशन में, मतलब प्रैक्टिकल ऑप एम्प के लिए जो डिफरेंशियल मोड में जो वोल्टेज आउटपुट होता है उसमें आप पुट कीजिए, तो आपको मिल गया कुछ ऐसा। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा हाफ टाइम्स A1 - A2 VD प्लस A1 प्लस A2 टाइम्स VC। फाइन, अभी ये जो है A1 - A2/2 इसको हम बोल रहे हैं डिफरेंशियल एम्पलीफिकेशन फैक्टर और डिफरेंशियल गेन, एंड ये जो A1 + A2 है इसको हम बोल रहे हैं कॉमन मोड गेन। ये थोड़ा इससे सिमिलर है, हमने डिफरेंशियल वोल्टेज को बोला था दोनों वोल्टेजेस का डिफरेंस, तो हमने डिफरेंशियल गेन को बोला दोनों गेन का डिफरेंस, और डिवाइडेड बाय 2 एक फैक्टर है, उसको लेके मत सोचिए। और जैसे कि हमने कॉमन मोड वोल्टेज को बोला था V1 + V2/2, हमने क्या किया, इधर कॉमन मोड गेन को बोला A1 + A2, नीचे 2 नहीं है, तो ये दोनों क्वांटिटीज हमने डिफाइन किया।
अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक जो प्रैक्टिकल ऑप एम्प है, जो आइडियल ऑप एम्प है, आइडियल ऑप एम्प के लिए दोनों टर्मिनल्स का जो है वोल्टेज गेन सेम होता है। मतलब आप इस टर्मिनल में भी अगर कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे इसको ग्राउंड करके, तब भी आपको जो है आउटपुट में AD टाइम्स V2 मिलेगा। और अगर आप ऊपर वाले पोर्ट को ग्राउंड करके नीचे वाले पोर्ट में एक V1 वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब भी आपको जो है AD टाइम्स V1 मिलेगा। मतलब दोनों टर्मिनल्स के लिए वोल्टेज गेन सेम है। पर प्रैक्टिकल ऑप एम्प के लिए दोनों टर्मिनल्स के वोल्टेज गेन सेम नहीं है, अलग अलग है वोल्टेज गेन का वैल्यू। तो एक प्रैक्टिकल ऑप एम्प के लिए जो है हमें, अगर हम दोनों टर्मिनल्स में V1 एक में V2 अप्लाई करते हैं तो फिर आउटपुट में आपको क्या मिलता है, AD टाइम्स V1 माइनस V2 दैट इज इक्वल्स टू AD टाइम्स VD, मतलब डिफरेंशियल वोल्टेज गेन टाइम्स डिफरेंशियल वोल्टेज। पर एक प्रैक्टिकल ऑप एम्प के लिए हमें क्या मिल रहा है, प्रैक्टिकल ऑप एम्प के लिए हमें एक एक्स्ट्रा टर्म मिल रहा है जो है ये वाला टर्म। अब ये वाला टर्म ये हमें क्या इंडिकेट करता है, ये वाला टर्म हमें यही इंडिकेट करता है कि आपको याद होगा जब हमने ऑफसेट नलिंग के बारे में पढ़ा था, आपने सीखा था कि एक आइडियल ऑप एम्प में जब आप दोनों टर्मिनल्स में सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो फिर आउटपुट में आपको 0 वोल्टेज मिलता है। पर एक प्रैक्टिकल ऑप एम्प के केस में जब आप दोनों टर्मिनल्स में सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब भी जो है आपको आउटपुट में 0 वोल्टेज नहीं मिलता, तब भी आपको आउटपुट में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिलता है। और वो जो वोल्टेज है उसे हम बोलते हैं ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट आउटपुट वोल्टेज बोलते हैं उसी को। ये जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है ये हमेशा जो है उस प्रैक्टिकल ऑप एम्प के आउटपुट में एज ए नॉइज रह जाता है, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं क्योंकि हमेशा जो है आप दोनों टर्मिनल्स में सेम वोल्टेज भी अप्लाई कर रहे हैं फिर भी आपको आउटपुट में 0 वोल्टेज नहीं मिल रहा। और ये जो नॉइज़ है, ये टाइप ऑफ नॉइज़ हमेशा हमारा जो है प्रैक्टिकल ऑप एम्प में रह जाता है। ये नॉइज़ ही है ये वाला पोर्शन आउटपुट वोल्टेज का, ये AC टाइम्स VC वाला पोर्शन। और ये नॉइज़ क्यों अराइव होता है कि आउटपुट में, कि जब आप इनपुट टर्मिनल्स में वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ओके, तब क्या होता है कि जो ऑप एम्प के अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट फैब्रिकेशन रहता है उस सर्किट फैब्रिकेशन के अंदर एक 50 to 60 हर्ट्ज़ एक जो है 50 to 60 हर्ट्ज़ का एक नॉइज़ जनरेट होता है सर्किट के मिसमैच के लिए और जो भी उसमें इंडक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं उसके लिए। और ये 50 to 60 हर्ट्ज़ का नॉइज़ सिग्नल जो है ऑप एम्प के द्वारा एम्पलीफाई होकर आउटपुट में रह जाते हैं। और ऐसा एक AC टाइम्स VC एक कंपोनेंट आपको देता है, इससे क्या होता है कि हमें प्योर सिग्नल नहीं मिलता आउटपुट में, हमें एक मिक्स्ड सिग्नल मिलता है विद ए नॉइज़। तो अभी हम क्या करेंगे, CMRR का एक डेफिनेशन देंगे, मैथमेटिकल डेफिनेशन। CMRR ये जो क्वांटिटी है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इसका मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है वो है AD मॉड ऑफ AD टाइम्स AC, क्योंकि हमें पता नहीं कि AD एंड AC पॉजिटिव क्वांटिटी है या नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको AD बाई AC ऐसे लिखेंगे। अभी जो है ये CMRR एक ऐसा क्वांटिटी है जो डिसाइड करेगा कि हमारा जो ऑप एम्प है वो कितना बढ़िया क्वालिटी से काम कर रहा है। मतलब हमारा ऑप एम्प का जो परफॉर्मेंस क्वालिटी ये CMRR इस क्वांटिटी के द्वारा डिसाइडेड होगा। क्यों डिसाइडेड होगा, देखिए, अगर हम एक अच्छा ऑप एम्प चाहते हैं जिसके आउटपुट में कोई नॉइज़ ना आए तो फिर हम क्या करेंगे, हम क्या चाहेंगे कि ये वाला जो टर्म है AC टाइम्स VC वाला टर्म ये मिनिमाइज़ हो जाए हमारे ऑप एम्प के केस में। तो फिर ऑप एम्प के केस में, तो जिस ऑप एम्प के केस में ये टर्म जितना छोटा होगा वो ऑप एम्प उतना बढ़िया परफॉर्म करेगा, उस ऑप एम्प के लिए जो है आउटपुट में नॉइज़ उतना कम होगा। तो हम हमेशा चाहेंगे कि ये टर्म जो है हमारा छोटा हो, और इसीलिए जो है CMRR का वैल्यू है कुछ मॉड ऑफ AD बाई AC। अभी हम समझते हैं कि CMRR का नाम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्यों रखा गया। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, अब ज़रा नाम को गौर कीजिए, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। रिजेक्शन मतलब कि हम नहीं चाहते वो चीज़। तो देखिए इधर जो एक प्रैक्टिकल ऑप एम्प के आउटपुट में जो है हम ये AC टाइम्स VC वाला पोर्शन हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये जितना हद तक हो सके ये प्रैक्टिकल ऑप एम्प हमारा जो है एक आइडियल ऑप एम्प की तरह काम करे और आउटपुट में हमें बस ये AD टाइम्स VD वाला वोल्टेज ही मिले। तो हम चाहते हैं कि ये जो है रिजेक्ट हो जाए, ये वाला जो वोल्टेज टर्म है ये रिजेक्ट करना चाहते हैं हम। और ये वाला वोल्टेज टर्म क्या है, ये कॉमन मोड वाला वोल्टेज टर्म है। और हम तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो कॉमन मोड वाला वोल्टेज टर्म को रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए हमने इसका नाम क्या दिया, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। मतलब ये ऐसा एक रेशियो है ऑप एम्प के लिए जो हमें बताता है कि ये ऑप एम्प कितने बढ़िया तरीके से ये कॉमन मोड सिग्नल का जो पोर्शन है जो
हमारा आउटपुट में जो पोर्शन है उसको कितना बढ़िया वे में रिजेक्ट कर सकते हैं, वही हमें बताता है ये कॉमन मोड CMRR। एक अच्छे ऑप एम्प के लिए CMRR का वैल्यू जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि एक अच्छे ऑप एम्प क्या करते हैं, अच्छा ऑप एम्प किसे बोलते हैं, जिसके लिए ये जो कॉमन मोड सिग्नल काफ़ी छोटा है, मतलब AC टाइम्स VC वाला पोर्शन काफ़ी छोटा है। इसका मतलब AC काफ़ी छोटा होगा, और AC छोटा होगा तो जाहिर सी बात है कि ये CMRR का वैल्यू जो है 1 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। और एक जो है आइडियल ऑप एम्प के लिए क्या होता है, आइडियल ऑप एम्प के लिए जो है आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू अपने देखा था डिफरेंशियल मोड में V0 = AD टाइम्स VD। मतलब आइडियल ऑप एम्प के लिए जो कॉमन मोड वाला पोर्शन था उसका वैल्यू है 0। तो इसका मतलब क्या है, हमारा AC का वैल्यू भी है 0। आइडियल ऑप एम्प के लिए AC का वैल्यू 0 है, तो फिर CMRR का वैल्यू ये टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है। फाइन। तो अभी हम जो है CMRR का एक डेसिबल यूनिट में एक एक्सप्रेशन है वो भी थोड़ा देखेंगे। आइए देखते हैं। चलिए अभी जो है हम लोग CMRR जो क्वांटिटी है इसका डेसिबल में एक्सप्रेशन देखते हैं। फाइन। तो CMRR इन डेसिबल यूनिट क्या है? एक्चुअली CMRR को डेसिबल यूनिट में इसीलिए डिफाइन किया जाता है ताकि हम जो है CMRR को जो है सेमी लॉग स्केल में या फिर लॉग स्केल में ड्रॉ कर सके। सेमी लॉग स्केल में या फिर लॉग स्केल में ड्रॉ करने के लिए इसको डेसिबल यूनिट में हमने डिफाइन किया। और CMRR डेसिबल यूनिट में क्या होता है, इक्वल्स टू होता है 20 टाइम्स log 10 ऑफ CMRR का वैल्यू। फाइन। और ये होता है 20 टाइम्स log 10 AD/AC। ये तो CMRR का डेफिनेशन था। और ये कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर ये जो है CMRR का हमने बुक्स में देखा था कि इसके सामने एक 10 होता है, 10 log 10 होता है। आप ज़रा गौर करके देखिए कि उसके अंदर लिखा होता है कि वो है लॉग स्केल में लॉग स्केल जो होता है उसमें होता है। पर हम ये जो लिख रहे हैं ये है सेमी लॉग स्केल में। सेमी लॉग स्केल में क्या होता है, एक 20 वाला टर्म आता है। और CMRR इन डेसिबल 20 टाइम्स log 10 AD/AC। और एक डेसिबल का मतलब आपको पता है कि एक डेसिबल जो होता है 10 टाइम्स 1 बेल होता है। और ये सभी जो है साउंड के फ्रीक्वेंसीज के रिलेटेड होते हैं। ओके, साउंड के जब अपने साउंड चैप्टर पढ़ा था तब आपने ये बेल डेसिबल ये सब देखा था। मतलब अगर हम CMRR को डेसिबल यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं तो इसका मतलब जो है CMRR एक जो है फ्रीक्वेंसी का फंक्शन बन जाता है। और हम जो है CMRR वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये CMRR इन डेसिबल यूनिट इस साइड में हमने प्लॉट किया है और फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज हमने इस साइड में प्लॉट किया है। तो देखिए ये जो हाई फ्रीक्वेंसी है, मतलब इधर मैंने एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल 10 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में जो है CMRR का वैल्यू डिक्रीज़ कर रहा है। और उसके पहले जो है CMRR का एक हाई वैल्यू था और धीरे धीरे जितना फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे इनपुट सिग्नल का उतना CMRR का वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगा। तो ये क्या सजेस्ट करता है, अगर CMRR का जो वैल्यू है इधर CMRR का जो वैल्यू है mod ऑफ AD/AC ये डिक्रीज़ कर रहा है। मतलब क्या है, ये डिक्रीज़ कर रहा है मतलब जो है AC का जो AC वाला टर्म है नीचे का, ये जो AC वाला टर्म है ये ज़रूर इंक्रीज़ कर रहा होगा। फाइन। और AC वाला टर्म इंक्रीज़ कर रहा है मतलब जो है हमारे आउटपुट में ये AC टाइम्स VC वाला टर्म का वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब आउटपुट में नॉइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो इससे हम यही चीज़ समझ सकते हैं, अगर आप एक ऑप एम्प में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अप्लाई करेंगे तो फिर उस ऑप एम्प का जो कैपेबिलिटी है टू रिड्यूस द कॉमन मोड सिग्नल दैट देयर इज़ नो आउटपुट नॉइज़, कि उस ऑप एम्प का जो कैपेबिलिटी है कि वो आउटपुट नॉइज़ को रिड्यूस कर दे, आउटपुट नॉइज़ को रिड्यूस करके जो है आपको एक नॉइज़ फ्री सिग्नल दे, प्रोवाइड करे, तो वो उसका कैपेबिलिटी घट जाता है। और क्यों घट जाता है, क्योंकि जो CMRR का वैल्यू हम इधर डिक्रीज़ कर रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी रेंजेस में CMRR का वैल्यू डिक्रीज़ करता है, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में CMRR का वैल्यू डिक्रीज़ करता है। इसका मीनिंग यही है कि जो AC का वैल्यू इंक्रीज़ कर जाता है किसी भी ऑप एम्प के लिए, और हमारा जो कॉमन मोड जो वाला जो पोर्शन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमेशा एक लो फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑप एम्प को ऑपरेट कराए, और एक ऑप एम्प के लिए हाई फ्रीक्वेंसी रेंज का जो है एक लिमिट भी दिया होता है। तो आपको जो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। तो हमने आपको ये सब चीज़ें के बारे में डिस्कस कर दिया, CMRR से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।